अगला चैप्टर है वो है वर्ब। चैप्टर 8 है। तो वर्ब को समझने के लिए पहले नीचे दिए गए डायग्राम को हम देखते हैं। तो वर्ब जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्जुलरीज वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। एक्जुलरीज वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एक्जुलरीज, एक होता है मॉडर्न एक्जुलरीज। उसी तरह से मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रांजिटिव और एक होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब भी दो तरह के होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। अब हम एक्जुलरीज वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्जुलरीज वर्ब जो प्राइमरी एक्जुलरीज वर्ब है, जैसे बी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, विन, बीइंग, ये हमारा बी फॉर्म का हो गया। हैव का होता है हैव, हैज, हैड हो गया। डू का होता है डू, डज, डिड हो गया। ये सभी हमारा एक्जुलरीज वर्ब है। दूसरा होता है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब में आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू। ये सभी जो होते हैं मॉडल वर्ब्स होते हैं। ध्यान हमें ये देना है कि बी के बाद भी फोर अर्थात भर में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ट्राइंग टू पार्ट विथ अस, ही इज ट्राइंग टू पार्ट विथ अस। किंतु पैसिव पैसिव वॉइस के लिए बी के बाद V3 का प्रयोग किया था। मतलब एक्टिव में हम क्या करते हैं, एक्टिव में तो हम V4 का प्रयोग करते हैं, लेकिन पैसिव में जब हो जाता है ना तो बी के बाद हम V3 का यूज करते हैं। जैसे मेनी बुक्स वर स्टोलन एस्टरडे। अब हम देखते हैं आगे। नॉट बीइंग का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में ही होता है। हैव के किसी रूप के साथ V3 का प्रयोग होता है और यह किसी कार्य को पूरा करने का संकेत देता है। हैव के साथ हमेशा V3 फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जैसे हैव, हैज, हैड है तो इसके बाद हमेशा V3 यूज होगा। गीता हैज़ रिच्ड द कंक्लूजन, यू हैव डन इट, सी हैड कम बिफोर यू रैंग मी अप। तो हैव के विभिन्न फॉर्म के साथ क्या होता है, हमेशा V3 का यूज करते हैं। डू के किसी भी रूप के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू का फॉर्म क्या होगा, डू, डज, डिड, डू का फॉर्म है। तो सी डज नॉट राइट टू मी, दे डू नॉट मेक मी, ही डिड नॉट कम हेयर। तो यहाँ जो डू फॉर्म है ना, डू फॉर्म के साथ हमेशा क्या होगा, V1 का यूज होगा। तो यहाँ पर याद रखिए डू फॉर्म के साथ हमेशा क्या होगा, V1 का यूज होगा। हैव फॉर्म के साथ हमेशा क्या होगा, V3 का यूज होगा। और वी फॉर्म के साथ हमेशा क्या होगा, तो ING फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो इन नियमों को हमें क्या करना है, याद रखना है। अब डीड दे नॉट हर्ड दिस स्टोरी। अब यहाँ पर हमें गलत सही ढूंढना है। ये क्या है कि इन नियमों का उल्लंघन कर दिए गए सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य वर्ब के वैसे रूप का भी प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जा सकता है, उनके लिए सही नहीं है। जैसे कि देखिए, डीड दे नॉट हर्ड दिस स्टोरी, डीड दे नॉट हर्ड दिस स्टोरी। अब यहाँ पर डीड है तो डीड के बाद हमें हमारा क्या यूज होना चाहिए, हमेशा V1 का यूज करना चाहिए। तो नॉट हर्ड दिया हुआ है, ये V3 में दिया हुआ है, या V3 या V2 में दिया हुआ है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसी जगह पर हमें क्या यूज करना होगा, V1 का यूज करना होता है। हर्ड का V1 क्या होता है, हियर होता है। मॉडल एक्जुलरी, इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का हमें ध्यान रखना है। मॉडल एक्जुलरी में देखते हैं, इसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। मॉडल एक्जुलरी के बाद हमेशा V1 का यूज होगा। दे कैन विन द रेस, कैन के बाद ये क्या यूज होगा, V1 का यूज होगा। मीना कैन एंड विल हेल्प मी, मीना कैन एंड विल हेल्प मी। तो यहाँ पर कैन और विल दोनों मॉडल एक्जुलरीज वर्ब है, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, V1 फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। ऑट तथा यूज्ड को छोड़कर कोई भी मॉडल अपने बाद टू नहीं लेगा। अर्थात मॉडल के बाद इन्फिनेटिव पार्टिसिपल टू का प्रयोग नहीं होता है, किंतु टू का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि ऑट और यूज्ड के बाद ही टू का प्रयोग होता है, बाद बाकी किसी मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। ही विल टू फिनिश द वर्क, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर टू नहीं होगा, ही विल फिनिश द वर्क होगा। दो मॉडल एक्जुलरीज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, दो मॉडल एक्जुलरीज का प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, एंड लगाकर कर सकते हैं। ही शुड मस्ट डू इट गलत है, या तो ही शुड डू इट या ही मस्ट डू इट होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। दो मॉडल एक्जुलरीज का प्रयोग एक कंजक्शन को जोड़कर किया जा सकता है। जैसे ही शुड एंड मस्ट गो नाउ।
मॉडल एक्चुअली सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होते हैं, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल एक्चुअलीज के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मॉडल एक्चुअलीज कहीं भी सब्जेक्ट के पर्सन पर डिपेंड करता ही नहीं है, वो सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने पर डिपेंड नहीं करता है। नीड तथा डेयर मॉडल एक्चुअलीज जो है और मेन वर्ब भी है। नीड और देयर जो है ना वो मॉडल एक्चुअलीज के साथ साथ मेन वर्ब भी है। अतः ऐसी स्थिति में ना तो इनका सिंगुलर नीड्स नॉट देयर्स नॉट हो सकता है और ना ही इनके बाद टू का प्रयोग हो सकता है, अर्थात अन्य मॉडल की भांति ये कार्य करते हैं। जैसे ही नीड नॉट डू इट, ही नीड नॉट डू इट, यहाँ पर ये क्या है, मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। ही नीड नॉट डू इट, ये भी मॉडल है। ही डेयर नॉट मीट यू, ये भी क्या है, ये भी मॉडल के रूप में यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो नीड और डेयर है वो मॉडल के रूप में है। जब नीड तथा डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में इंट्रोगेटिव वाक्य में हो, अब जब इसका प्रयोग एक्चुअलीज वर्ब के रूप में होता है तब वहाँ पर क्या होगा, इसके नीड और डेयर के भी फॉर्म हो जाएंगे। नीड V1 में और नीडेड V2 V3 में हो जाएंगे। जैसे डेयर ही बाय अ कार, नीड ही गो नाउ। मॉडल के साथ क्या होगा, यहाँ पर मॉडल है और यहाँ पर V1 का हम यूज कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, जब डेयर तथा नीड का प्रयोग मुख्य वर्ब के रूप में हो तो सामान्यतः वर्ब की तरह ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, दे नीड सम मनी, यहाँ पर क्या है, ये जो नीड है ना वो यहाँ पर मॉडल के रूप में यूज नहीं हो रहा है, बल्कि ये यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। दे डू नॉट नीड एनी मनी, डू दे नीड सम मनी। जब एक प्राइमरी एक्जुलरीज तथा एक मॉडल एक्जुलरीज का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाता है तब उनके लिए एक ही मुख्य वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आवश्यकता अनुसार दोनों एक्जुलरीज के लिए कुछ के लिए मुख्य वर्ब के रूपों को स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर एक मॉडल एक्जुलरीज हो और उसके साथ एक एक्जुलरीज वर्ब हो और एक उसके साथ मॉडल एक्जुलरीज वर्ब हो ना, दोनों अगर है तो उसके साथ जो वर्ब आने वाले हैं ना उस वर्ब के रूप को हमें निश्चित रूप से दिखा देना चाहिए। जैसे एक ही वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ देखिए, ही हैज़ डन एंड विल डू ए लॉट ऑफ वर्क। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक एक्जुलरीज वर्ब हैज़ है, तो हैज़ के बाद हम जानते हैं कि V3 फॉर्म आता है, तो ही हैज़ डन हो गया। एंड से जोड़ा गया है विल को, विल क्या है, तो विल के बाद क्या होता है, V1 फॉर्म आता है, तो V के बाद V1 आ गया, डू अ लॉट ऑफ वर्क। अब हम आगे देखते हैं, मीना हैज़ एंड विल वर्क हार्ड। अब यहाँ पर ध्यान देना है, मीना हैज़ एंड विल वर्क हार्ड बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीना हैज़ वर्क है ना, तो मीना हैज़ वर्कड, चूँकि V3 हमें चाहिए यहाँ पर, तो मीना हैज़ वर्कड एंड विल वर्क हार्ड। जब दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर्स के हो तो उनके साथ दो टू बी, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड आदि सहायक क्रियाओं का प्रयोग हो तो दोनों सब्जेक्ट के लिए सहायक क्रियाओं के रूपों को स्पष्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर दोनों अगर क्या है ना, दो भिन्न भिन्न सब्जेक्टों के लिए, दो अलग अलग सब्जेक्टों के लिए जिनका नंबर अलग अलग है, तो उनके साथ जो हम या तो टू बी वर्ब या फिर हैव या फिर ये हैव, अगर इन सब का हम यूज कर रहे हैं तो उसके जो रूप है ना, जो उसका जो स्पष्ट फॉर्म को हमें दिखा देना चाहिए। जैसे 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड, 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड। ये जो वर है, वर क्या है, वी फॉर्म है और यहाँ पर वाज भी वी फॉर्म है, लेकिन 3 क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करें। यहाँ पर 1 क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर एक्चुअलीज वर्ब का प्रयोग किए हैं। अब हम देखते हैं, टू वर इंटेलिजेंट बट 1 डल। अब यहाँ देखिए, टू वर इंटेलिजेंट, टू के लिए तो हमने यूज कर लिया, चूँकि टू प्लूरल है तो प्लूरल का हमने यूज कर लिया, लेकिन 1 के लिए हमने तो वर्ब यूज किया ही नहीं, तो 1 के लिए क्या होगा, 1 वाज डल, 1 वाज डल। 1 वाज ब्यूटीफुल बट 2 अगली, यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि 1 के साथ तो हमने वर्ब का यूज कर लिया, लेकिन 2 के लिए हमने तो वर्ब का यूज किया ही नहीं, तो 2 के लिए यहाँ पर क्या होगा, वर्ब का यूज हो जाएगा। अब देखते हैं मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब्स। मेन वर्ब के प्रयोग से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब देखते हैं, पहला, किसी खास वर्ब के बदले किसी अन्य वर्ब का प्रयोग जिससे वाक्य मीनिंगफुल नहीं हो पाता है। जैसे ही रेज्ड अ प्रॉब्लम के बदले ही रोज अ प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राइज का
यहाँ पर कह रहा है कि किसी खास वर्ब के बदले किसी अन्य वर्ब का प्रयोग जिससे वाक्य मीनिंगफुल नहीं हो पाता है। मतलब वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, चाहे वर्ब के जो एक ही तरह के दिखने वाले वर्ब होते हैं उसमें भी अंतर होता है, तो उसे भी हमें क्या करना है यहाँ पर देखते हुए जाना होता है। जैसे ही रेज्ड अ प्रॉब्लम, ही रोज अ प्रॉब्लम, दोनों में अंतर है। राइज का रोज होता है, मतलब उठने के सेंस में आता है तो रोज हो जाता है। रेज्ड का मतलब होता है उठाने के सेंस में आता है, कोई प्रॉब्लम को उठाना हो तो रेज्ड का प्रयोग करते हैं। हु डिस्कवर्ड रेडियो के बदले हु इन्वेंटेड रेडियो। तो इन सब में ना जो डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड है, तो इसमें हमें ये जो रेडियो है ना, रेडियो को खोजा नहीं गया है, रेडियो का आविष्कार किया गया, तो इन्वेंटेड हो जाएगा रेडियो के साथ। लेकिन डिस्कवर्ड जब दे दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। डिस्कवर का प्रयोग होता है जो चीज़ है लेकिन उसे अभी तक जाना नहीं गया है, जब उसे जान लिया जाता है, जब उसे खोज कर दिया जाता है तब वो डिस्कवर्ड हो जाता है। अर्थात मुख्य वर्ब तथा इसके विभिन्न रूपों पर आधारित प्रॉब्लम दिए जाते हैं, अतः वर्ब तथा इसके विभिन्न रूपों की जानकारी हमें रहनी चाहिए। कुछ मेन वर्ब तथा इसके विभिन्न रूपों को हम देखते हैं। इस पर आधारित प्रॉब्लम सामान्यतः दिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन वर्ब को हमें याद रखने हैं। वियर का मतलब होता है जन्म देना, ढोना, सहना। इसका V2 होता है बोर और V3 होता है बॉर्न। बॉर्न का प्रयोग सिर्फ पैसिव में होता है, ये बॉर्न का प्रयोग सिर्फ पैसिव में करते हैं। जैसे ही वॉज बॉर्न इन 1980, जबकि इसका V3 जो होता है बोर्ने होता है। फाइंड है पाना, फाउंड फाउंड माने होता है नींव डालना, बुनियाद डालना, तो फाउंडेड याद रखना है। फाइंड का फाउंड हो गया इसका, जबकि फाउंड एक अलग वर्ब ही है जिसका V2 होता है फाउंडेड। उसी तरह से हैंग का मतलब होता है लटकाना, तो हंग। हैंग का मतलब होता है फांसी देना, तो हैंग्ड। लाई का मतलब लेटना होता है, तो लेन। जबकि ले का मतलब लेटाना या डालना होता है, तो लेड इसका होगा। लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, लाइड होगा। राइज का मतलब जगना या उठना होता है, तो रोज राइजन होगा। रेज का मतलब खड़ा करना, उठाना, किसी मुद्दे को उठाना, तो रेज्ड होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके दो पास्ट पार्टिसिपल रूप होते हैं और दोनों के प्रयोग में अंतर होते हैं। इस पर आधारित प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं। जैसे द लेड हैज़ मेल्टेड के बदले द लेड हैज़ मोल्टेन। द सीप हैज़ संक के बदले द सीप हैज़ संकन। तो इसमें ना दोनों में थोड़ा अंतर होता है, तो इसको हमें देखना है। कुछ ऐसे वर्ब्स देखिए, अब ये इन वर्ब्स को हमें यहाँ पर देखना है। जैसे बाइंड है, तो बाइंड का तो V2 तो बॉन्ड हो गया, लेकिन V3 में ये बॉन्ड और बॉन्डेन हो जाता है। ड्रिंक का ड्रैंक होता है, ये V2 में ड्रंक, और ड्रंकन V3 में होता है। गेट का गॉट V2 V3 में गॉटेन हो जाता है। श्रिंक का श्रैंक, श्रंकन। सिंक डूबना का होता है सैंक, संकन। और स्ट्राइक का स्टक, स्ट्राइकन। क्लीव का मतलब होता है टूटना, तो इसका क्लेफ्ट या क्लोब, और क्लेफ्ट क्लोवेन। ग्रैब का होता है ग्रैब्ड ग्रोवेन। मेल्ट तो मेल्टेड मोल्टेन। सीद का होता है सीदेड और सोर्डन। सियर का होता है सियर्ड सोर्न। भीतरी के खंड ए में दिए गए पास्ट पार्टिसिपल रूप V3 अर्थात मुख्य वर्ब के तीसरे रूप का काम करता है। जैसे ए सीप हैज संक, जो इधर वाला जो पार्ट था ना वो हमारा क्या करता है, V3 का काम करता है और वो V3 के रूप में ही यूज होता है। ही हैज ड्रंक मच, किंतु V3 के खंड बी में दिए गए पास्ट पार्टिसिपल रूप एडजेक्टिव का काम करता है। जो इधर जो जितने भी दिए गए थे ना, जिसके अंत में क्या लगा हुआ था, en लगा हुआ था, तो ये सभी जो होते हैं ना वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे ए संकेन सीप लिखते हैं, ए मच ड्रंकन मैन लिखते हैं। यदि अब हम देखते हैं आगे इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1 जो होता है वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का वह रूप होता है जो टू के साथ या टू के बिना प्रयुक्त होता है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो 3 तरह का होता है। इन्फिनेटिव होता है, जिरंड होता है और पार्टिसिपल होता है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, जो 2+ के मतलब जो इन्फिनेटिव वो होता है ना जो V1 के फॉर्म में रहता है। इससे पहले 2 लगा हुआ रह सकता है या न भी लगा हुआ रह सकता है। जैसे आई वॉन्ट टू गो, लेट हिम गो। इन्फिनेटिव का प्रयोग देखते हैं। कर्ता के रूप में भी इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज,
मतलब तैरना। तैरना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तैरना जो है ना वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो नाउन इक्विवेलेंट का काम कर रहा है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद सीधा इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, जैसे अपीयर, सीम, ये याद रखना है कि इन सब के बाद सीधा इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अपीयर, सीम, अटेम्प्ट, ट्राई, इंडेवर, बिगिन, डिसाइड, डिजायर, रिमेंबर, फॉरगेट, स्टॉप, फेल, हैपन, हरी, रिफ्यूज, प्रॉमिस, प्रूव, इन सब के बाद हम सीधे सीधे इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू, दे रिफ्यूज्ड टू वर्क फॉर यू, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या कह रहा है ये, इस सब के बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, सही। तो दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू सही है। यहाँ पर ही फेल्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ये भी सही है, क्योंकि फेल्ड, रिफ्यूज, इन सब के बाद क्या होता है 2+V1 का ही यूज होता है। अब देखना है कि 2+V1 का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ सामान्यतः डैट का प्रयोग कर कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे ही फॉरगेट डैट ही शुड ब्रिंग अ पेन, ही फॉरगेट डैट ही शुड ब्रिंग अ पेन, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉरगेट के बाद हमें क्या चाहिए, एक इन्फिनेटिव चाहिए। तो इन्फिनेटिव के लिए हमें क्या करना होगा, ही फॉरगेट टू ब्रिंग अ पेन हो जाएगा, दैट ही शुड गलत हो जाएगा, सीधा वहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप आदि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव 2+V1 तथा जिरंड भी में ING के प्रयोग से अर्थ में अंतर आता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप, ये सब जो होते हैं ना, वो इनके साथ इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें अर्थ में अंतर आता है। जैसे लिखते हैं आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, मतलब चिट्ठी पोस्ट करनी है, इसे मैं याद रखूँगा, चिट्ठी पोस्ट करनी है, इसे मैं याद रखूँगा। लेकिन जब हम इसी को जब हम जिरंड में बदलते हैं, आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, चिट्ठी पोस्ट की गई और इसे मैं याद रखूँगा, मतलब एक में हमें क्या है, पोस्ट हमें करने जा रहे हैं, और दूसरा में हो गई है, वो काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है, तो ये पोस्टिंग वहाँ पर आया, तो इस दोनों में क्या हुआ, अंतर हो जाता है। जैसे ही स्टॉप टू स्मोक, वो सिगरेट पीने के लिए रुका, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, सिगरेट पीने के लिए रुका, के लिए। और लिखते हैं ही स्टॉप स्मोकिंग, वह स्मोकिंग छोड़ दिया, उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। अब हम आगे देखते हैं, नो के बाद आवश्यकतानुसार हाउ, वर, वेन, वाई का प्रयोग कर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई नो हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, दे नो वेयर, वाई, वेन टू स्टार्ट द वर्क, मतलब नो है ना, तो नो के बाद हाउ, वेयर, वेन, वाई, इन सब के साथ हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम क्या कहते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। आगे देखते हैं, नो के बाद सीधा इन्फिनेटिव का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू अ प्ले ऑन द हारमोनियम, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू टू प्ले, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ही न्यू हाउ टू प्ले हो जाएगा, वो सही होगा। अब देखते हैं ओमिशन ऑफ टू का ओमिशन हम कहाँ कहाँ करते हैं। यद्यपि इन्फिनेटिव की मुख्य पहचान टू है, तथापि कुछ हालातों में इसका प्रयोग वर्जित है। ऐसे इन्फिनेटिव जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे अलाउ हिम टू गो, गलत हो जाए यहाँ पर, अलाउ हिम टू गो, यहाँ पर क्या है, अलाउ हिम टू गो सही है, अलाउ हिम टू गो सही है, लेकिन अगर लेट लग गया ना तो बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, लेट हिम गो हो जाएगा। गो एक बेयर इन्फिनेटिव है और इससे पहले टू का प्रयोग गलत होगा। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, ध्यान रहे कि लेट, ये वाला याद रखना है, लेट, बीड, वॉच, बिहोल्ड, सी, फील, मेक के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग बगैर टू का होता है। किसके बाद, लेट, बीड, वॉच, बिहोल्ड, सी, फील, मेक के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग बगैर टू का होता है। जैसे आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, आई हर्ड, तो हर्ड के बाद क्या होगा यहाँ पर, विदाउट टू, मतलब बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। वी वॉच्ड हिम गो एंड रिटर्न, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव, क्यों, क्योंकि वॉच दिया गया है, तो इसके बाद हमें क्या किए, हमें बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। आई मेड हर लाफ, किंतु पैसिव में उपरोक्त वर्णित वर्ब के बाद टू
इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम इसका पैसिव अगर बना देना तो फिर ये वर्ब काम नहीं आते वहाँ पर, तब वहाँ पर टू प्लस इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होगा। जैसे सी वॉज मेड टू लाफ, सी वॉज मेड टू लाफ, लेकिन जब हम ऐसे करते ना सी मेड मी लाफ होगा, लेकिन जब हम इसी का पैसिव बनाएंगे सी वॉज मेड टू लाफ। मॉडल एक्जुरेज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नॉट, नीड नॉट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग बिना टू का होता है, अर्थात मॉडल एक्जुलरीज जो ऑट और यूज्ड टू को छोड़कर बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शैल गो टू द स्टेशन, यू नीड नॉट वर्क हार्ड। नीड नॉट क्या है, मॉडल एक्जुलरीज है, तो इसके साथ हम भी1 का ही यूज करेंगे, सिर्फ वेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। हैड वेतर, हैड रैदर, हैड सूनर, हैड एज सून एज के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, मतलब विदाउट टू का प्रयोग होता है। जैसे ही हैड बेटर गो नाउ, वेयर इन्फिनेटिव। सी हैड एज सून रन एज वॉक, तो यहाँ पर दोनों क्या है, वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। ध्यान रहे कि हैड, सूनर, हैड, बेटर आदि के साथ भीतरी का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखना है आई हैड बेटर गोन दैन स्टे हेयर, ये बिल्कुल गलत है, सीधे क्या होगा, आई हैड बेटर गो दैन स्टे हेयर। कंजक्शन दैन के बाद भी टू को हटा दिया जाता है, दैन के बाद टू बिल्कुल नहीं लगता है, और वेयर इन्फिनेटिव का ही वहाँ प्रयोग होता है। जैसे ही हैड बेटर रीड दैन राइट, ही हैड बेटर रीड दैन राइट सही होगा। यदि बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हो, यदि बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हो तथा इसके पहले डू वर्ब का कोई भी रूप हो तो बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे ही डिड नथिंग बट, मतलब बट से पहले अगर डू वर्ब का अगर कोई भी रूप हो ना तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होगा। ही डिड नथिंग बट वांडर, सी डज नथिंग बट लाफ एट अदर्स। अब आते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का देखते हैं। पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप होता है, वर्ब का वह रूप होता है जो एक क्रिया के रूप में तथा एक विशेषण के रूप में काम करता है। मतलब वो एक क्रिया के रूप में भी और एक विशेषण के रूप में भी काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, वो दौड़ रहा है। यहाँ पर ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, ये क्या है, रनिंग जो है ना यहाँ पर दोनों काम कर रहा है, एक तो वर्ब का भी काम कर रहा है और साथ में एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। नहीं, यहाँ पर ये क्या है, ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है ये, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है ना, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन जब हम इसी को यहाँ लिखते हैं द रनिंग बॉय इज़ माई यंगर ब्रदर, तो यहाँ पर बॉय नाउन है, नाउन से पहले क्या है, ये रनिंग एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। तो ये जो पार्टिसिपल होता है उसका दो यूज होता है, एक तो वो क्या होगा, वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा V4 के रूप में, और दूसरा क्या हो, उससे वो विशेषण के रूप में भी यूज किया जाएगा, मतलब एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होगा। जैसे ही वर्कड, द वर्क हैड टायर्ड मी, द वर्क हैड टायर्ड मी, यहाँ पर क्या है, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो ये जो पार्टिसिपल होते हैं ना वो आगे देखते हैं। पार्टिसिपल के टाइप्स होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ए टायर्ड मैन इज सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, तो यहाँ पर टायर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। मतलब सीधे से जानना है कि अगर V4 या V3 या V2 के बाद, मतलब V3 के बाद अगर V3 के बाद अगर कोई नाउन लगा हुआ है तो ये तो पार्टिसिपल ही है, लेकिन ये पार्टिसिपल वर्क किस चीज़ का कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के कितने पार्टिसिपल जो होते हैं दो तरह के ये होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जिसमें ING लगा होता है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जिसमें सामान्यतः ईडी लगा हो, जिसमें सामान्यतः क्या हो, ईडी लगा हो, जैसे कि टायर्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, वर्कड हो गया। लास्ट में क्या हो, टी लगा हो, जैसे कि सेंट हो गया, बेंट हो गया। लास्ट में EN लगा हो, जैसे इटेन, बिटेन हो गया। लास्ट में NE लगा हो, जैसे कि डन, गोनो। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के प्रयोग से संबंधित प्रॉब्लम दिए जाते हैं। इसके लिए अब क्या क्या इससे संबंधित प्रॉब्लम दिए जा सकते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए करके प्रॉब्लम दिया जा सकता है। जैसे ही जोड़ने के लिए पार्टिसिपल का यूज कहाँ होता है, तो पार्टिसिपल का यूज होता है ना दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे ही टुक द गन,
ही शॉट द टाइगर, वो गन उठाया और टाइगर को शूट कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, दोनों वाक्यों में आप ये सब्जेक्ट कॉमन है, दोनों वाक्यों में क्या है, दोनों वाक्यों में जो है हमारा सब्जेक्ट ही है। तो दोनों दोनों क्रियाएं क्रम में हैं, अर्थात ही टूक द गन और शॉट द टाइगर, ही टुक द गन और शॉट द टाइगर। तो अब इनसे वाक्य को कैसे जोड़ते हैं, इसे वाक्य को जोड़ने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे, तो हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टाइगर, हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टाइगर। ध्यान रखिए, जब एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पार्टिसिपल हैविंग का प्रयोग होता है, तथा कंस्ट्रक्शन होता है हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस में, या हैविंग प्लस बीन प्लस V3, या बीइंग प्लस V3 पैसिव वॉइस में। तो मतलब एक्टिव वॉइस में हम किसका यूज करेंगे, इन दोनों का, हैविंग प्लस V3 का और हैविंग बीन प्लस V3 का, या फिर बीइंग प्लस V3 का हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस में हम किसका यूज करेंगे, हैविंग प्लस V3 का, और पैसिव में यूज करेंगे हैविंग बीन प्लस V3 या बीइंग प्लस V3 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है ना कि जब भी कभी ये जो दो बातें कही गई है ना कि जब एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पार्टिसिपल हैविंग का प्रयोग होता है। हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है, हर पार्टिसिपल के लिए क्या होता है, एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे यहीं का जो सेंटेंस हम देखें उसमें क्या है, हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टाइगर में हैविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस वाक्य के मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट ही है। ध्यान रखें कि पार्टिसिपल के प्रयोग में सामान्यतः पार्टिसिपल के लिए उपयुक्त सब्जेक्ट का प्रयोग न कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बाइट मी, वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बीट हिम। तो क्या होगा यहाँ पर, इस वाक्य में वॉकिंग पार्टिसिपल है, यहाँ पर क्या है, वॉकिंग जो है वो पार्टिसिपल है, और इसके लिए स्नैक तो वॉक नहीं कर रहा था ना, तो यहाँ जो होगा इस जगह पर होगा ना, वो इसके लिए हमें सब्जेक्ट यहाँ पर देना होगा। वॉकिंग इन द फील्ड ही वॉज, वॉकिंग इन द फील्ड ही वॉज बिटेन, ये अब यहाँ देखते हैं। तो इसका अब यहाँ तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हिम को लाना है। तो हिम को हम कैसे लाएंगे, जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तभी वो हिम आएगा। तो वॉकिंग इन द फील्ड ही वॉज बिट बाय अ स्नेक। अब देखते हैं इसका इस वाक्य में, तो इसे दिए गए अर्थ को निकालना है। तो मैदान में टहलते हुए सांप ने उसे काट लिया, अर्थ क्या निकल रहा है, मैदान में टहलते हुए सांप ने उसे काट लिया, जबकि हम कहना चाहते हैं कि जब वो मैदान में टहल रहा था एक सांप ने उसे काट लिया। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब वो मैदान में टहल रहा था तो एक सांप ने उसे काट लिया। तो क्या होगा इसका, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बीट हिम, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बीट हिम होगा इसका। वस्तुतः इस वाक्य में दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा गया है जिसमें दो सब्जेक्ट और दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, दो सब्जेक्ट है और दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो दोनों को हमें दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बीट हिम। अब क्या है, यह भी ध्यान रखना है कि जब एक सब्जेक्ट एक काम कर रहा है तथा दूसरा सब्जेक्ट उसी बीच में कोई काम किया, तभी पहला सब्जेक्ट को वाइल के साथ रखा जाता है। किसी भी पार्टिसिपल वाला वाक्य आपको मिले तो आप दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट को मन ही मन पार्टिसिपल के पहले रखकर देखें। यदि सब्जेक्ट के साथ पार्टिसिपल सही अर्थ देता है तो इसका मतलब है कि पार्टिसिपल का प्रयोग बिल्कुल सही है। यदि ऐसे सब्जेक्ट के साथ पार्टिसिपल सही नहीं अर्थ देते हैं तो इसका मतलब सीधी सी ये समझना है कि जो बाद वाला जो सेंटेंस है ना, उसका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हमें निकाल कर बाहर रखना है, निकाल कर शुरू में रखना है। अगर वो फिट बैठ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। जैसे वाइल इन द फील्ड ही सॉ अ डेड टाइगर, तो ही को यहाँ पर क्या है, ही सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को घिस कर यहाँ लाते हैं। तो ही वॉकिंग इन द फील्ड सॉ अ डेड टाइगर, यहाँ पर सही सुटेबल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नो एरर है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर क्या है, नो एरर है, मतलब यहाँ पर कोई गलती नहीं है। आगे देखते हैं, कमिंग टुवार्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। अब यहाँ पर देखो, कमिंग टुवार्ड हर हस्बैंड, यहाँ पर सब्जेक्ट इसको उठा कर लाते हैं। द ग्लास स्लेप्ड फ्रॉम हर, अब द ग्लास को यहाँ रखते हैं, तो द ग्लास कमिंग टुवार्ड हर हस्बैंड, ये तो सही सुटेबल नहीं हो रहा है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर।
अब जब गलत हो जाएगा तो यहाँ पर हमें इसे सुधारना पड़ेगा। तो सुधारेंगे कैसे? तो वाइल सी वॉज कमिंग टुवार्ड्स हर हस्बैंड, वाइल सी वॉज कमिंग टुवार्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लेप्ट फ्रॉम हर हैंड हो जाएगा। क्या हुआ? द ग्लास स्लेप्ट फ्रॉम हर हैंड। अब हम देखते हैं आगे कुछ और वाक्य देखते हैं। बीइंग अ फाइन डे ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। चूँकि ये पार्टिसिपल का यूजेज है और ये बहुत महत्वपूर्ण यूजेज है इसका, इसलिए इसे देखना है। ऐसे वाइल इज, अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला सेंटेंस जो हमारा है, बीइंग अ फाइन डे ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। तो पहले ही को हम निकाल कर आगे रखते हैं, तो क्या होगा? ही बीइंग अ फाइन फाइन डे, ही बीइंग अ फाइन डे वेंट आउट फॉर अ वॉक। गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या होता है? इट बीइंग अ फाइन डे क्या हो जाएगा? इट बीइंग अ फाइन डे ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। बीइंग अ ब्यूटीफुल साइट इट इट चार्म्ड ऑल ऑफ अस। तो अब हम इट को यहाँ लाते हैं, तो इट बीइंग अ ब्यूटीफुल साइट चार्म्ड ऑल ऑफ अस। बिल्कुल सही है ये, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं आ रहा है। इट बीइंग अ ब्यूटीफुल साइट, इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, मतलब वहाँ पर हमें क्या करना है ना, इट को पहले इसलिए लाए हैं ना ताकि वहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट हम वहाँ पर रखे हैं ताकि उसके वो सेंटेंस को वो पूरा करे। अब अगला है एक्टिव वॉइस में किसी किसी एक्शन को पूर्ण बताने के लिए, एक्टिव वॉइस में किसी एक्शन को पूर्णता बताने के लिए हैविंग प्लस बी थ्री का प्रयोग किया जाता है, किंतु पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस बी थ्री या बीइंग प्लस बी थ्री का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, हैविंग टेकिंग ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया। तो यहाँ पर हम क्या किसका यूज़ किए हैं? तो ये यूज किए हैं एक्टिव वॉइस का, तो हैविंग प्लस बी थ्री का यूज किए हैं। आफ्टर ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट आउट, ये भी हमारा यहाँ पर सही है। इस वाक्य का अर्थ क्या है? हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट आउट, वेंट आउट इसका जो मतलब है वो मतलब यही है कि आफ्टर ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट आउट। द लीडर हैविंग बीन किल्ड किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे। यहाँ पर है द लीडर हैविंग बीन किल्ड किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे। द लीडर हैविंग बीन किल, तो हैविंग प्लस बीन प्लस बी थ्री, ये पैसिव पैसिव सेंटेंस हो गया। पैसिव सेंटेंस के लिए इसका यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द लीडर बीइंग किल्ड द फॉलोअर रन अवे। इसका मतलब ये हुआ द लीडर बीइंग किल्ड द फॉलोअर रन अवे। हैविंग बीन किल्ड का मतलब होता है, हैविंग बीन किल्ड जो होता है वो बराबर है किसके? बीइंग किल्ड के। अगर सेंटेंस एक और दो का अर्थ देखें तो आफ्टर द लीडर हैड बीन किल्ड द फॉलोअर रन अवे होगा। इस तरह से हम आगे देखते हैं। ध्यान, ऐसे वाक्य में जहाँ हैविंग प्लस बी थ्री का प्रयोग होना चाहिए वहाँ हैविंग प्लस बीन प्लस बी थ्री या बीइंग प्लस बी थ्री का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। और जहाँ हैविंग बीन प्लस बी थ्री या बीइंग प्लस बी थ्री का प्रयोग हो, हमें बस ये दिमाग में रखना है कि अगर एक्टिव अगर सेंटेंस दिया जा रहा है ना, सब्जेक्ट अगर काम को कर रहा है तो वहाँ हैविंग प्लस बी थ्री का प्रयोग करना है। और जहाँ पर ना सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर पैसिव वाला अगर स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पर हम हैविंग बीन प्लस बी थ्री या बीइंग प्लस बी थ्री का हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, द सन हैविंग बीन राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। ये सन ना खुद निकला है बाहर ना, इसे निकाला नहीं गया है, सन खुद बाहर निकला है। तो हैविंग बीन का प्रयोग यहाँ पर गलत हो जाएगा। हैविंग बीन की जगह पर क्या यूज करेंगे हम? सीधे हैविंग राइजन हो जाएगा। द सन हैविंग राइजन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक्टिव में है। टू बी प्लस बी थ्री का प्रयोग पैसिव में होता है और राइज एक इन्फिनेटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ होगा द सन हैविंग रीजन द फॉग डिसअपियर्ड। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? आफ्टर द सन हैड रीजन द फॉग डिसअपियर्ड। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। हैविंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, बस यहीं पर पकड़ में आ गया, ये पैसिव में है। सी कमिटेड, हैविंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, वो खुद नहीं छोड़ रही है, उससे ही छोड़ा जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है? पैसिव में है ये, तो हैविंग के बाद क्या हो जाएगा? बिन जुड़ जाएगा। हैविंग बिन डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड सी कमिटेड सुसाइड।
तो इसका अगर हम इसको ना, इसका अर्थ ये भी निकलता है, हैविंग बीन डिसर्टेड बाय हर हस्बैंड सी कमिटेड सुसाइड, मतलब पति के द्वारा परित्यक्त किए जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस से स्वतंत्र होते हैं। कुछ शब्द होते हैं ना जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस से स्वतंत्र होते हैं, मतलब इनके साथ ना हमें किसी भी सब्जेक्ट को देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि कंसिडरिंग है, जजिंग हो गया, रेफरिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, व्यूइंग हो गया, ब्रॉडली स्पीकिंग हो गया, ये सब। जैसे कंसिडरिंग द केस आई टूक द डिसीजन, यहाँ पर हम इट का प्रयोग शुरू में नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ये सही सेंटेंस है। कंसिडरिंग द केस द डैट डिसीजन वॉज टेकन, मतलब यहाँ इसको सिंगुलर प्लूरल हम बनाएंगे, ना कि कंसिडर को, जजिंग को, रेफरिंग को, कंसर्निंग को, रिगार्डिंग को, इस सब को हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।